मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके अंतिम अध्याय यानी कि 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। और आज हम अपने अंतिम अध्याय के भाग 2 को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन। तो शुरू करते हैं अध्याय 8 का भाग 2। बच्चों, अब तक हमने भाग 1 में यह पढ़ा था कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है। तो हमने देखा था कि सामाजिक आंदोलन का सीधा सीधा अर्थ है कि समाज, जो कि एक व्यवस्था का नाम है, उसके अंतर्गत परिवर्तन लाने के लिए कई बार शांतिपूर्ण तरीकों के स्थान पर विरोध और प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कि एक पूरा समूह भाग लेता है, अथवा हम कह सकते हैं कि सामूहिक प्रयास के द्वारा यह विरोध और प्रदर्शन किए जाते हैं, जिसके माध्यम से राज्य अथवा सरकार से कुछ मांगे की जाती हैं और उन मांगों को पूरा करने के लिए वह कई तरीके भी अपनाते हैं। इस आंदोलन का अपना एक संगठन होता है और अपनी एक विचारधारा होती है। साथ ही साथ इनका एक लक्ष्य भी होता है, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आंदोलन करते हैं। और हम देखते हैं कि आंदोलन का अपना एक नेता भी होता है, या हम कह सकते हैं नेतृत्व भी होता है, और उस नेतृत्व के द्वारा आंदोलनकारियों का मार्गदर्शन किया जाता है या फिर उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मांगों को पूरा करने के लिए समाज में कई बार सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं, जिसमें हमने कई सारे उदाहरण भी देखे थे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का सामाजिक आंदोलन से क्या संबंध है। तो हम कहेंगे समाजशास्त्र की रुचि समाज में रहती है और सामाजिक संबंधों में होती है। क्योंकि समाज में परिवर्तन आता है समय के साथ, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं जैसे जैसे परिवर्तित होती हैं, समाज भी परिवर्तित होता है। और आवश्यकताओं में बदलाव के साथ यदि समाज परिवर्तित नहीं होता या फिर अपने सदस्यों की संतुष्टि के लिए समाज अपने में परिवर्तन नहीं लाता, तब इस प्रकार के आंदोलन जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी की रुचि किसमें है? सामाजिक आंदोलनों में है। इस कारण हम समाजशास्त्र में कई प्रकार के आंदोलन पढ़ते हैं। यदि हम बात करें विश्व की, तो विश्व में कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं, जिससे कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। हम बात कर सकते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति की, हम बात कर सकते हैं औद्योगिक क्रांति की, जिससे कि विश्व में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए थे और लोगों की मानसिकता भी बदली थी। इसी तरीके से भारत में भी कई बार आंदोलन किए गए, चाहे वो सामाजिक सुधार के लिए हो या फिर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। तो इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन हमारी प्रमुख विषय वस्तु बन जाती है। तो शुरू करते हैं समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन, यानी कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो हम कहेंगे समाजशास्त्र की रुचि सदैव सामाजिक आंदोलनों में रही है। इसमें भी हम उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति जब कब होती है, तो हम कहेंगे 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है, जिससे वहाँ पर राजतंत्र नाम की व्यवस्था का अंत हो जाता है। राजतंत्र यानी कि हम कहेंगे राजतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है, राजा का तंत्र, यानी कि वहाँ पर राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था और उसके विरुद्ध जनता उठ खड़ी होती है। राजा के अन्यायों के विरुद्ध जनता जो है विद्रोह कर देती है और उसका यह परिणाम होता है कि उसी तरीके से कई अन्य राज व्यवस्थाएं जो कि अत्याचारी थी, उनका भी विश्व में अंत करने के लिए प्रेरणा मिलती है उस देश के लोगों को। तो इस प्रकार से फ्रांस की राज्य क्रांति जो है प्रेरणा बन जाती है अत्याचारी राज व्यवस्थाओं के खिलाफ पूरे विश्व में। तो हम कहेंगे समाजशास्त्र की रुचि भी आंदोलनों में है, जैसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति जो है, जिससे वह राजतंत्र की समाप्ति हुई और स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, जो कि उनका मुख्य नारा था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विश्व में प्रसार होता है। तो इस प्रकार से यह एक प्रमुख क्रांति है विश्व में, जिसका कि व्यापक पैमाने पर प्रचार और प्रसार
होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं कि यह भी एक प्रमुख परिवर्तन लाने वाली घटना थी जिसका प्रभाव विश्व में बड़े पैमाने पर देखा गया। तो हम कहेंगे इसका भी प्रभाव विश्व के विभिन्न समाजों पर व्यापक रूप से पड़ा था और हम कहते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप नगरीकरण आता है, इसी के परिणाम स्वरूप पश्चिमीकरण आता है, इसी के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद भी आता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति जो कि कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कौन से उद्योग से, सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है। और कहाँ पर होता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन से होता है जो कि कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में जो है ब्रिटेन स्थित है। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है, इस कारण उसको भी हम समाजशास्त्र में कई अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका उदाहरण भी हम ले सकते हैं जिसका प्रभाव विश्व के विभिन्न समाजों पर व्यापक रूप से पड़ा था। इन सभी का अध्ययन हम विभिन्न अध्यायों के विभिन्न संदर्भों में करते हैं। तो यह आप देख रहे हैं कौन सी क्रांति की बात हो रही है जिसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं, तो है औद्योगिक क्रांति, जिसका कि विश्व में बहुत ही बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नाम लिया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र की रुचि जो है सदैव सामाजिक आंदोलनों में रही है, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में परिवर्तन भी आता है, समाज में संशोधन भी किया जाता है। यानी कि समय के साथ में व्यक्ति, यानी कि चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारी आवश्यकताओं में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, तो समय के साथ में परिवर्तन लाने के लिए हम कई बार आंदोलन करते हैं और कई बार स्वाभाविक रूप से ही स्वयं परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आंदोलन के माध्यम से समाज में सुधार भी होता है, समाज में परिवर्तन भी होता है। इसी कारण हम सामाजिक आंदोलनों को समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों के बारे में। तो सामाजिक आंदोलन किन सिद्धांतों पर चल कर के किए जाते हैं, तो यह सिद्धांत है कुल मिलाकर के 3 जो हमारी पुस्तक में हमें मिलते हैं। सामाजिक आंदोलनों के 3 सिद्धांतों पर हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है सापेक्ष वंचन का सिद्धांत है। तो हम कहेंगे पहला सिद्धांत सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, और यह क्या होता है, तो बच्चों यह समाजशास्त्र की भाषा है और इसका अर्थ है कि समाज कई भागों में बंटा हुआ है, यानी कि समाज में कई प्रकार के वर्ग हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से अलग अलग विशेषताएं रखते हैं और इन्हीं आधारों पर कुछ समाज के जो वर्ग हैं वह उच्च परिस्थिति या उच्च स्थिति प्राप्त हैं, वहीं कुछ वर्ग जो हैं मध्यम स्तर पर हैं और कुछ वर्ग समाज में निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। तो सापेक्ष वंचन का सिद्धांत जो कि पहला सिद्धांत है सामाजिक आंदोलनों का, वह यह बता रहा है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उसमें से भी कुछ वर्ग सदैव जो है हीन स्थिति में होते हैं, यानी कि उन वर्गों को सदैव यह महसूस होता है कि उनके पास में जीवन जीने के संसाधन दूसरे वर्गों की तुलना में कम है और इस कारण वह वंचित महसूस करते हैं, यानी कि दूसरे वर्गों की तुलना में उन्हें वंचन महसूस होता है कि हम कहीं ना कहीं संसाधनों के आधार पर दूसरे वर्गों से कम है, समाज में जो हमारी स्थिति है वह कम सम्माननीय है, हमारे पास में सुविधाओं की थोड़ी कमी है और इसी कारण वह वंचित महसूस करते हैं और दूसरे वर्गों की तुलना में स्वयं को छोटा महसूस करते हैं और यही बात उन्हें आंदोलन के लिए भड़का देती है। यही बात जो है उन्हें
कहीं ना कहीं कमतर महसूस करवाती है और इस कारण वह संगठित होते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं कि उन्हें भी समाज में उतने ही अधिकार, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जैसे कि समाज में उच्च वर्ग को मिलता है। तो इस प्रकार से सापेक्ष वंचन का सिद्धांत हमें यह बताता है कि समाज के कुछ हिस्से हैं जिन्हें समाज में उतनी अच्छी स्थिति या उतना अच्छा सम्मान या संसाधन प्राप्त नहीं होते, इस कारण वे वंचित महसूस करते हैं। इस कारण वे लोग जो असंतुष्ट हैं वे आंदोलन करते हैं। तो देखते हैं सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। सापेक्ष वंचन का अर्थ है जब एक सामाजिक समूह अपनी सामाजिक स्थिति को अन्य सामाजिक समूहों से क्या समझता है, खराब समझता है या फिर तुलनात्मक रूप से कम सम्माननीय समझता है, यानी कि उसके पास में समाज में उच्च स्थिति का अभाव है वह समझता है, तब सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। और सापेक्ष वंचन से लोगों में क्या पैदा हो जाता है, रोष पैदा हो जाता है, यानी कि उनमें घृणा और गुस्सा पैदा हो जाता है। इससे लोगों को आंदोलन करने के लिए आसानी से क्या किया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। यानी कि जो भी स्वार्थी तत्व होते हैं किसी भी समाज में, वो अपने निजी उद्देश्यों के लिए, निजी लाभ के लिए इन असंतुष्ट लोगों को क्या करते हैं, भड़का देते हैं और इससे उन्हें आंदोलन में आसानी से शामिल करके वे लोग उनका दुरुपयोग करते हैं। तो हम कहेंगे कि सापेक्ष वंचन हर समाज में पाया जाता है। हर समाज में कुछ लोग उच्च स्थिति पे होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ निम्न स्थिति पर होते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व जो है निम्न और मध्यम वर्ग के मूल्यों, निम्न और मध्यम वर्ग की मानसिकता और उनकी सापेक्ष वंचन की स्थिति का लाभ उठाते हैं और उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते हैं या भड़काते हैं। तो इस प्रकार से सापेक्ष वंचन का सिद्धांत यह बताता है कि समाज में वंचित लोगों के द्वारा आंदोलन कैसे किया जाता है। परंतु सापेक्ष वंचन की भावना से सदैव आंदोलन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी कि सापेक्ष वंचन का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना में यह कहा जाता है कि सदैव ऐसा नहीं होता कि यह वंचित लोग ही आंदोलन करते हैं। कई बार वाजिब मांगों के लिए, वाजिब उद्देश्यों के लिए बिना भड़काए हुए भी ये अपनी आंदोलन करने की नीति को अपनाते हैं और इस प्रकार से यह आंदोलन जो है सापेक्ष वंचन के आधार पर किया जाता है, जो कि इनके अधिकारों के लिए सकारात्मक कदम होता है जिससे समाज में सुधार आ सके और इनको अपनी परिस्थिति को उठाने का अवसर भी प्राप्त हो सके। दूसरा जो प्रमुख आंदोलन का सिद्धांत है वह है ओल्सन का स्वहित का सिद्धांत। ओल्सन यह कहते हैं कि आंदोलन को कार्य रूप में परिणत उन लोगों के द्वारा किया जाता है, वे लोग आंदोलन करते हैं जिनका कि कुछ लाभ उस आंदोलन में छिपा हुआ होता है, या फिर उनके कुछ स्वार्थी हित होते हैं, या फिर उनके कुछ हित छुपे हुए होते हैं, तभी आंदोलन जो है समाज में किया जाता है। तो इस प्रकार से ओल्सन जो दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं उसका नाम है स्वहित का सिद्धांत। यानी व्यक्ति जो आंदोलन से जुड़ते हैं उनका कुछ स्वहित होता है, तभी आंदोलन में वह शामिल होते हैं। मनकर ओल्सन अपनी दो पुस्तकें द लॉजिक और कलेक्टिव एक्शन में तर्क देते हैं कि सामाजिक आंदोलन का कारण स्वहित चाहने वाले या फिर व्यक्तिगत हित चाहने वाले जो लोग हैं वह करते हैं। तो इस प्रकार से इसके दो कारण बताते हैं, स्वहित, व्यक्तिगत हित, और यह सिद्धांत दिया है मनकर ओल्सन ने। और इनकी दो प्रमुख पुस्तकें जो आपको याद रखनी है बच्चों, द लॉजिक और कलेक्टिव एक्शन। तो इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से यह दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा ओल्सन का, जिसका नाम है स्वहित का सिद्धांत। और अब हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलन में व्यक्ति तब शामिल होता है जब सामाजिक आंदोलन से उससे कुछ क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है और उसे हानि या जोखिम बहुत कम होता है। यदि हम बात करें तीसरे सिद्धांत की तो वह है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। यानी कि एक आंदोलन तभी सफल माना जा सकता है, एक आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि
आंदोलन में शामिल होने वाले लोग एक व्यक्ति के मार्गदर्शन या निर्देशों की पालना करें। यानी कि नेतृत्व होना एक आंदोलन में बहुत ही आवश्यक होता है। तो संसाधन गतिशीलता का जो तीसरा सिद्धांत है उसमें हम देखते हैं कि आंदोलन की सफलता किस प्रकार से होती है, आंदोलन किस प्रकार से कार्य कर सकता है, आंदोलन के परिणाम सकारात्मक कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि संसाधनों का होना या संसाधनों की पर्याप्तता के कारण जो है आंदोलन सफल होते हैं, जिसमें कि एक नेतृत्व का होना भी आवश्यक है और साथ ही साथ नेतृत्व के पास में संचार के साधन भी होने चाहिए। संचार के साधनों के माध्यम से आंदोलनकारी अपनी मांगों को सरकार या राज्य तक पहुंचा सकते हैं और उसी के माध्यम से एक आंदोलन जो है सफल हो सकता है। तो हम कहेंगे मैकार्थी और जेल्ड जो है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत देते हैं, जो कि तीसरा और अंतिम सिद्धांत है सामाजिक आंदोलनों का। मैकार्थी और जेल्ड ने ओवल्सन की स्वहित की अवधारणा की आलोचना की और बताया कि सामाजिक आंदोलनों की सफलता संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर होती है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास में नेतृत्व की क्षमता होगी वह व्यक्ति नेतृत्व करे और साथ ही साथ वह योग्य भी हो और हम कहेंगे उसके पास में संगठन को बनाए रखने की, उनको एकजुट बनाए रखने की क्षमता भी होनी चाहिए और उसके पास में संचार सुविधाएं भी होनी चाहिए और वह अधिक सफल तभी हो सकता है जब यह सभी विशेषताएं या वह सभी जो संसाधन है उसके पास में मौजूद हो। तो इस प्रकार से मैकार्थी और जेल्ड जो है तीसरा सिद्धांत देते हैं सामाजिक आंदोलन का और उसमें वह संसाधनों की प्रचुरता या पर्याप्तता या उनके मौजूद होने की बात बताते हैं जिससे कि एक आंदोलन सफल हो सकता है। तो हमने सामाजिक आंदोलन के कितने सिद्धांत पढ़े बच्चों? हमने सामाजिक आंदोलन के 3 सिद्धांत पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों की। कितने प्रकार के सामाजिक आंदोलन होते हैं? तो इस प्रकार से आंदोलन कई प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार का उनका संगठन होता है, जिस प्रकार की उनकी विचारधाराएं होती हैं, वह किस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के लिए या फिर भौगोलिक सुविधाओं के लिए किस प्रकार के क्षेत्र में वे किए जा रहे हैं, इस आधार पर भी सामाजिक आंदोलनों का प्रकार निर्धारित होता है। और हम कहेंगे साथ ही साथ उनकी जो मांगे हैं वह किस प्रकार की हैं, इससे भी निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन होगा। सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन, जिसे रूपांतरणकारी आंदोलन भी कह सकते हैं। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन और तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन। तो पहला प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन क्या होता है? तो पहले की यदि हम बात करें, जो पहला प्रकार है सामाजिक आंदोलन का, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन। और इसमें हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में केरल के इजावा समुदाय का उदाहरण। और यह समुदाय जो है अपने सदस्यों में आत्महित और आत्मचेतना के प्रति सुधार लाने का उद्देश्य रखता है और नारायण गुरु जो है वह उनके नेता होते हैं। यानी कि अपने सदस्यों में आत्मचेतना के आधार पर सुधार लाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं, जिसमें हम केरल के इजावा समुदाय का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी यानी कि समाज में किसी समूह में असंतुष्टता व्याप्त है और उसी के संशोधन के लिए यह आंदोलन किए जाते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं सूचना के अधिकार के लिए जिस प्रकार का आंदोलन चलाया गया था वह सुधारवादी आंदोलन का ही एक उदाहरण था। तीसरा
जो प्रमुख प्रकार है वह है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रकार, यानी कि सामाजिक आंदोलन का अंतिम और तीसरा प्रकार है क्रांतिकारी आंदोलन। अब ये क्या होता है, तो हम कहेंगे क्रांतिकारी आंदोलन सामाजिक आंदोलन का वह प्रकार है जिसमें कि हम देखते हैं कि आंदोलनकारी अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और जिसमें वह हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के आंदोलन में हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलनकारी जो हैं वह हथियारों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस प्रकार से वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकत्रित और संगठित होते हैं और वह हथियार उठाने से भी परहेज नहीं करते। इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह क्रांति की बात करता है, आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है और अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है और इस प्रकार से वह येन केन प्रकारेण जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं या गतिविधियां करते हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत भी 3 हैं और सामाजिक आंदोलन के प्रकार भी 3 हैं। पहला प्रकार प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन, दूसरा सुधारवादी आंदोलन, तीसरा क्रांतिकारी आंदोलन। अब इन्हीं आंदोलनों को थोड़ा और विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले है प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे इसमें अपने व्यक्तिगत सदस्यों यानी समूह के जो भी सदस्य हैं कि व्यक्तिगत चेतना यानी वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनका मन कैसा है, तो व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। यानी कि किसी भी समूह को चेतना के आधार पर बदलना, उनकी मानसिकता को बदलना, उनके मन को बदलना और उनके मन में सुधार लेकर के आना। जैसे हम बात कर रहे हैं केरल की, और केरल में कौन सा समुदाय है, तो बच्चों केरल का इजहावा समुदाय है। केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में, तो नेता का नाम क्या हो गया, नारायण गुरु जी, तो ये नारायण गुरु जी हैं बच्चों। नारायण गुरु जी जो है उनके नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदलते हैं। सामाजिक प्रथाओं को बदलने के लिए समूह के सदस्यों को चेतन किया जाता है, उनकी चेतना में परिवर्तन किया जाता है और इसीलिए नारायण गुरु कहते हैं शिक्षित हो जाओ ताकि तुम्हें स्वतंत्रता मिल सके, संगठित हो जाओ और शक्तिशाली बनने का प्रयास करो, परिश्रम करो ताकि तुम आर्थिक स्थिति तुम्हारी अच्छी हो सके। साथ ही साथ छुआछूत और ऊंच नीच जैसी कुरीतियों से संघर्ष कर नारायण गुरु ने एकात्मकता का संचार किया था। दूसरा सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, तो हम पढ़ चुके हैं, पहला है रूपांतरणकारी आंदोलन, दूसरा सुधारवादी सामाजिक आंदोलन जिसमें कि समाज में सुधार लाने का या संशोधन करने का प्रयत्न किया जाता है और उसमें भी हम राजनीति का उदाहरण ले सकते हैं। तो हम कहेंगे ये आंदोलन वर्तमान में चल रही समाज की व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है और इसका उदाहरण है 1960 के दशक में भारत के राज्यों में भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन किया गया था। तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था, तो हम कहेंगे भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किया था, यानी भाषा ही वह आधार था जिससे भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। और हम बात कर सकते हैं दूसरे उदाहरण जो सुधारवादी सामाजिक आंदोलन का है, वह है सूचना के अधिकार का अभियान, सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है। तीसरे प्रकार का सामाजिक आंदोलन यदि हम बात करें तो तीसरे प्रकार के सामाजिक आंदोलन है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, और इस शब्द को हमें ध्यान रखना है क्रांतिकारी, और इसी से इसकी विशेषताओं का पता चल जाता है कि क्रांति करनी है, यानी कि वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देना है और उसको बदलने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा या किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है और इसी कारण यह सबसे हिंसक हो जाते हैं,
सबसे ज़्यादा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ये किए जाते हैं। ये आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं। आमूल यानी पूरे तरीके से बदल देना। प्राय राज्य सत्ता पर अधिकार के द्वारा ऐसा किया जाता है और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई हैं और उसी में से एक क्रांति है रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार, जो कि वहाँ का राजा होता है, तो जार को अपदस्थ यानी अपने पद से हटा दिया था करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की थी। वह क्रांतिकारी आंदोलन का उदाहरण है। यानी कि रूस में अपने राजा को अपनी गद्दी से हटा दिया था और वह किसका उदाहरण था, तो हम कहेंगे राजा को गद्दी से हटाने के लिए वह क्रांति करते हैं और यह उदाहरण है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन का। तो आपको ध्यान रखना है, रूस की बोल्शेविक क्रांति जो विश्व का प्रमुख घटनाओं में से एक थी, वह क्रांतिकारी आंदोलन में आती है। इसी तरीके से यदि हम भारत में क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन का उदाहरण देखते हैं तो नक्सली आंदोलन जो है वह क्या है, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलनों का एक उदाहरण है। भारत में नक्सली आंदोलन जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य पदाधिकारियों को हटाना चाहते हैं, भी क्रांतिकारी आंदोलन का ही उदाहरण है। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। यानी कि नक्सली आंदोलन से प्रभावित राज्य, सरकार और स्थानीय भूस्वामी के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन है, जिसमें वह क्या करते हैं, वह हथियार भी उठा रहे हैं और वह हिंसा का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे आदिवासी और गरीब लोग जो हैं वह चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने, उनको जो है आधारभूत अधिकार और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करें। वे ज़मीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह चाहते हैं कि ज़मीन और वन जो है वह उनको उनका भूस्वामित्व प्राप्त हो जाए। यद्यपि इन आंदोलनों के प्रकार और विशेषताएं विभाजित हैं। तो हमने बात की 3 प्रकार के आंदोलन और इनकी अपनी अपनी क्या है, इन तीनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो 3 प्रकार हैं, यह विशेषताएं किसी एक आंदोलन में ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, प्रारंभ में कोई आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन था, फिर वह क्रांतिकारी में बदल गया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन आंदोलनों के प्रकार और विशेषताएं विभाजित हैं, परंतु कई बार बहुत से आंदोलनों में प्रतिदानात्मक, सुधारवादी तथा क्रांतिकारी तत्व एक साथ मिले हुए होते हैं और कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक सामाजिक आंदोलन का अभिमुखीकरण समय के साथ बदल जाता है। उदाहरण के रूप में प्रारंभ में वह क्रांतिकारी उद्देश्य वाला आंदोलन होता है और धीरे धीरे वह सुधारवादी में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार से आंदोलन समय के साथ में उसकी क्रियाएं या उसका प्रकार बदल भी सकता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक आंदोलन जो है उसमें तीनों ही विशेषताएं, तीनों प्रकार के सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं पाई जा सकती हैं, जिसमें वह प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन भी हो सकता है, वह सुधारवादी सामाजिक आंदोलन भी हो सकता है और वह क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से देखे जाते हैं या किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें भी मतभेद है। यानी कि हम कहेंगे कि कुछ सामाजिक आंदोलनों को कई बार कुछ लोगों के द्वारा अलग नज़रिए से देखा जाता है और समाज के वहीं दूसरे हिस्सों द्वारा उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है और उसका अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। और इसका एक प्रमुख उदाहरण है 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
कहते हैं तो 1857 की क्रांति जो है एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सामाजिक आंदोलनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, उनका वर्गीकरण अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। क्योंकि यदि हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह घटना जो भारत में बड़े पैमाने पर बहुत ही बड़े परिवर्तन लेकर के आती है, तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ जो है इस 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता के लिए आंदोलन नहीं मानते। वे इसे केवल एक सैनिक विद्रोह या एक गदर की संज्ञा देते हैं और वह कहते हैं कि यह तो केवल सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों की हम बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें सैनिकों के साथ साथ उस समय के ज़मींदार भी शामिल थे, उस समय के आम लोग भी शामिल थे और किसान भी इसमें शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना गलत है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलनों को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से और अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर भी जाना जाता है और इसके लिए हम 1857 का उदाहरण देखते हैं। सामाजिक आंदोलन किस प्रकार देखा व वर्गीकृत किया जाता है, यह भी एक निरूपण का विषय है अथवा भिन्न भिन्न वर्गों हेतु यह भिन्न भिन्न रूप से उपयोगी हो सकता है। और उदाहरण है हमारी 1857 की क्रांति। तो हम कहेंगे 1857 की क्रांति जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के लिए क्या थी? गदर थी या एक विद्रोह था। वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष था या स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। तो आपने देखा है कि सामाजिक आंदोलन को देखने का भी अलग अलग तरीका हो सकता है। हम कहेंगे गदर किस प्रकार से था? गदर इस प्रकार से था अंग्रेज़ों के अनुसार कि वैध सत्ता का मतलब है उस समय की अंग्रेजी सरकार। तो वैध सत्ता यानी कि अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश राज है के विरुद्ध संघर्ष किया गया था। ब्रिटिश राज की वैधानिकता को ही चुनौती दी गई थी। इस प्रकार लोग सामाजिक आंदोलनों को भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। यानी कि अंग्रेज़ों के अनुसार यह केवल क्या था? विद्रोह था, एक गदर था और किसके खिलाफ था? यह अंग्रेजी सत्ता या वैध सत्ता या ब्रिटिश राज के खिलाफ था। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह या सामंतवादी प्रतिक्रिया की संज्ञा दी थी, जबकि हम कहते हैं कि भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं। यानी कि पूरे राष्ट्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया गया था या संग्राम किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए यह लड़ा गया था। यानी कि भारतीयों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, जिसे मानने के लिए अंग्रेजी इतिहासकार तैयार नहीं थे। अधिकांश भारतीय विद्वान इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, क्योंकि इस विद्रोह में विभिन्न धर्मों व जातियों के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया था। तो इस प्रकार से यह भारतीय इतिहासकारों के लिए अलग अर्थ रखता है और अंग्रेजी इतिहासकारों के लिए अलग अर्थ रखता है। इस विद्रोह में भी देशी राजाओं, जमींदारों, किसानों, आम जनता आदि सभी ने भाग लिया था। भारतीय सैनिकों ने भी सशस्त्र विद्रोह किया था। सभी अंग्रेज़ों के शासन से क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों वर्ग जो हैं इसका यानी 1857 के संग्राम का अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। यद्यपि इस मत में भी अनेक त्रुटियां हैं। यानी कि यह भारत के लिए 1857 जो है वह स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष था, इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। जैसे कि उस समय राष्ट्रवादी भावना पूरी तरीके से उदय नहीं हुई थी। इसके साथ साथ अनेक ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए विद्रोह कर रहे थे। यानी कि सबका एक उद्देश्य नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है। तो कई सारे क्रांतिकारी जो इस क्रांति में शामिल थे उनके जो है मुद्दे अलग अलग थे, उनकी मांगें अलग अलग थीं तथा विद्रोह सीमित क्षेत्र में हुआ था, यानी पूरे भारत में नहीं हुआ था आदि। परंतु इन तमाम त्रुटियों के बावजूद भी यह मत अन्य मतों की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य है।
अतः हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 1857 का जो संग्राम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। सामाजिक आंदोलनों के कुछ अन्य प्रकार। तो 20वीं सदी के अधिकांश आंदोलन जो थे वह वर्ग आधारित थे। जैसे कि हम बात करेंगे मजदूर वर्ग आंदोलन की, किसान आंदोलन की। इससे ये वर्ग संगठित होकर अपने अधिकारों, हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये आंदोलन पूंजीवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 20वीं सदी के आंदोलन जो थे वह वर्ग आधारित थे, जैसे मजदूर वर्ग आंदोलन और किसान वर्ग आंदोलन। दूसरी तरफ इसी सदी में कुछ आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पर भी आधारित थे, जो उपनिवेशवाद के विरोध में खड़े हुए थे। इन दोनों प्रकार के सामाजिक आंदोलन में शोषण को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार से शोषण के खिलाफ यह आंदोलन होते हैं, चाहे वह शोषण किसके खिलाफ हो, पूंजीवाद के खिलाफ हो, चाहे वह शोषण उपनिवेशवाद के खिलाफ हो। यानी 20वीं सदी में पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन किए गए थे, और वह दोनों ही जो विचारधाराएं थी वह भारत में शोषण कर रही थी, और उस शोषण को समाप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य था 20वीं सदी के आंदोलनों का। विश्व भर में साम्यवादी तथा समाजवादी राज्यों का गठन हुआ था, जिनमें हम बात कर सकते हैं सोवियत संघ की, चीन की और क्यूबा की। तो इस प्रकार से यह साम्यवादी या समाजवादी राज्यों का जो गठन हुआ, या इन देशों में जो साम्यवादी सरकारें आई थी उससे भी पूंजीवाद में सुधार आया। यानी कि विश्व में जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कई प्रकार से श्रमिकों का शोषण हो रहा था, यानी कि कामगार जो थे उनका शोषण हो रहा था। और इस वजह से हम देखते हैं कि इन शोषणों के विरुद्ध कई बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन यह आवाज़ उठाने की हिम्मत तब आती है जब विश्व में किसकी स्थापना होती है, साम्यवादी सरकारों की या समाजवादी सरकारों की स्थापना होती है, जैसे कि रूस में, चीन में और क्यूबा में। तो इस प्रकार से एक खतरा उत्पन्न हो जाता है पूंजीवादी सरकारों के सामने कि वहाँ पर भी जो है साम्यवाद ना आ जाए। और इसी कारण पूंजीवादी सरकारें अब ध्यान देने लगती है कामगारों के कल्याण के ऊपर, कामगारों के जीवन स्थिति में सुधार के लिए, ताकि कामगार जो है विद्रोह ना करें। और इस प्रकार से पूंजीवाद में सुधार आता है, कामगारों के पक्ष में कदम उठाए जाते हैं। तो हम कहेंगे सोवियत संघ, चीन और क्यूबा में जो है साम्यवादी और समाजवादी सरकार की स्थापना होती है, गठन होता है। इन आंदोलनों से पूंजीवाद में भी सुधार हुआ। अब कामगारों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाने लगा, यानी कि कामगार जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे उन अधिकारों को अब सुना जा रहा है, उनकी मांगों को अब सुना जा रहा है और उनके पक्ष में कदम भी उठाए जा रहे हैं। सार्वभौमिक शिक्षा कामगारों के लिए उसकी स्थापना की जाने लगी, यानी कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त हो। कामगारों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाने लगा कि उन्हें जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें हम बात कर सकते हैं पेंशन की। तो सामाजिक सुरक्षा भी उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। किनको उपलब्ध होनी चाहिए? तो बच्चों, पूंजीवाद में कामगारों के कल्याण की बात अब की जाने लग रही थी, क्योंकि अब विश्व में साम्यवादी सरकारों का गठन हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी जो राज्य थे उन्हें एक संदेश प्राप्त हो जाता है कि उन्हें अब कामगारों पर भी ध्यान देना होगा और उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। तो इसके लिए कल्याणकारी राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत, मिस्र, इंडोनेशिया आदि देशों में साम्राज्य के अंत तथा नए राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ, जिसके बाद 1960 तथा 1970 के प्रारंभ में सामाजिक आंदोलनों की एक लहर चल पड़ी। तो इस प्रकार से नए राज्यों का जो गठन हो रहा है, यानी कि अब जो भी उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के राज्य थे
उन राज्यों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चलाए और उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त की। अब वह राज्य जब मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि भारत भी अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार से मुक्त हो गया था, उसके पश्चात भारत ने भी यही प्रयत्न किया कि भारत के सामाजिक सुधार प्रारंभ हो जाए, सामाजिक स्तर पर जो भी कुरीतियाँ विद्यमान हैं, जो भी रूढ़ियाँ विद्यमान हैं, उनका भी अंत हो जाए। तो इस प्रकार से अब इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उद्देश्य बन गया कि समाज में सुधार किया जाए। तो इस प्रकार से 1960 तथा 1970 के प्रारंभ में सामाजिक आंदोलनों की एक लहर चल पड़ी। ये नए प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन थे वे अंतर्राष्ट्रीय थे, यानी कि राष्ट्र की सीमाओं से परे थे। इनमें जीवन जीने या जीवन स्तर को सुधारने का उद्देश्य बनाया गया। इनमें महिला आंदोलन व पर्यावरण आंदोलन के उदाहरण प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कौन से ऐसे आंदोलन किए गए, तो उसमें थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले महिला आंदोलन और पर्यावरण की जागरूकता, पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों के लिए किए जाने वाले आंदोलन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह नए प्रकार के सामाजिक आंदोलन थे। इन तथाकथित नए सामाजिक आंदोलनों के सदस्यों को एक वर्ग में बांधना कठिन था और यहाँ तक कि एक राष्ट्र से भी इनका संबंध होना या संबंध बताना कठिन हो गया था। तो नए प्रकार के सामाजिक आंदोलन जो थे वह किसी राष्ट्र की सीमा में नहीं किए गए थे, यह अंतर्राष्ट्रीय थे और इनमें जो है जीवन शैली और जीवन स्तर को सुधारने की बात की गई थी। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में महिलाओं के आंदोलन की बात कर सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय था। इसी तरीके से पर्यावरण में सुधार और पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों को मानव जाति को किस प्रकार से पूरा करना है, उसके लिए जो पर्यावरण आंदोलन चलाए गए वह भी अंतर्राष्ट्रीय ही थे। तो इस प्रकार से यह नए प्रकार के सामाजिक आंदोलन कहलाए जो किसी वर्ग से संबंधित नहीं थे बल्कि सभी के लिए समान रूप से कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने 8वें अध्याय के भाग 2 में समाजशास्त्र और सामाजिक आंदोलनों में क्या संबंध है उसके बारे में जाना और इस अध्याय में हमने देखा कि सामाजिक आंदोलन जो है वह समाजशास्त्र की एक प्रमुख विषय वस्तु है। कारण यह है कि सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन और सुधार आता है। हमने 3 प्रकार के सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों को भी पढ़ा और हमने 3 प्रकार के सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों को भी पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने इस भाग में सामाजिक आंदोलनों को और भी गहराई से जाना। मिलते हैं इसी अध्याय के तीसरे भाग में। धन्यवाद।